नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े उलझे हुए विषय पर बात करने वाले हैं। आजकल हर बड़ी कंपनी नेट ज़ीरो यानी शून्य उत्सर्जन का दावा करती नजर आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी कॉरपोरेट कार्बन फुटप्रिंट को मापना बस एक धुआं उगलती फैक्ट्री को देखने जितना आसान नहीं है। आधुनिक कंपनियों का स्ट्रक्चर बहुत ही पेचीदा होता है। ये सीधी रेखा में काम नहीं करती, बल्कि इनमें सब्सिडियरी कंपनियों, इन्वेस्टमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स का एक पूरा जाल बिछा होता है। एक ही छत के नीचे कई अलग-अलग कंपनियों के ऑपरेशंस चलते हैं। ऐसे में ये तय करना सचमुच बहुत मुश्किल हो जाता है कि पर्यावरण में जो कार्बन जा रहा है, उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। कोई व्यवसाय अपने कार्बन फुटप्रिंट को आखिर कैसे मापता है, जब किसी कारखाने पर उसका केवल 50% या मान लीजिए सिर्फ 30% ही मालिकाना हक हो। ये एक ऐसी दुविधा है जो अक्सर जलवायु विशेषज्ञों और नियामकों के लिए सिर दर्द बन जाती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और साझा कॉरपोरेट स्वामित्व की इस उलझन को सुलझाते हैं। इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। 1. कार्बन फुटप्रिंट की दुविधा। 2. इक्विटी शेयर बनाम नियंत्रण। 3. नियंत्रण के प्रकारों को परिभाषित करना। 4. कार्बन अकाउंटिंग स्ट्रेस टेस्ट और अंत में 5. ग्रीन वॉशिंग के जाल से बचना। भाग 1, कार्बन फुटप्रिंट की दुविधा। देखिए, सख्त नियमों के बिना कॉरपोरेट उत्सर्जन को मापना लगभग नामुमकिन है। जब व्यवसाय कई अलग-अलग हिस्सों में बंटे हों, कई देशों में फैले हों और अलग-अलग पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हों, तो ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एमिशन के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार कौन है। स्पष्ट नियमों के अभाव में हर कंपनी आसानी से कह सकती है कि कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी तो किसी और साझेदार की है, और इस तरह पर्यावरण का नुकसान तो होता रहेगा, लेकिन कागजों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए जीएचजी प्रोटोकॉल में संगठनात्मक सीमाओं यानी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऐसे समझें कि यह एक स्पष्ट परिधि है जो ठीक ठीक यह तय करती है कि किसी कंपनी की कानूनी और सार्वजनिक जलवायु जिम्मेदारी के तहत क्या क्या आता है। ये बिल्कुल एक सुरक्षा घेरे या छाते की तरह है। जो कुछ भी इस घेरे के अंदर है, उसका उत्सर्जन कंपनी की बैलेंस शीट पर आएगा, और जो बाहर है उसकी जिम्मेदारी किसी और की होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशल है, क्योंकि यह हवा में उड़ने वाले धुएं को एक ठोस कानूनी परिभाषा में बांध देता है। इसका मूल नियम वैसे तो बहुत ही सीधा है। पूर्ण स्वामित्व और पूर्ण संचालन का मतलब है 100% उत्सर्जन की रिपोर्टिंग। यानी अगर कोई कंपनी किसी फैक्ट्री की पूरी तरह से मालिक है और उसे खुद चलाती भी है, तो उसके 100% उत्सर्जन को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन असली कॉरपोरेट दुनिया में इतनी सीधी स्थितियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। असली पैंच तो तब फंसता है जब ऑपरेशन साझा होते हैं, किसी और का पैसा लगा होता है और कोई तीसरी कंपनी काम संभाल रही होती है। यहीं पर कंपनियों को अपनी बाउंड्री तय करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। भाग 2, इक्विटी शेयर बनाम नियंत्रण। जटिल कार्यप्रणालियों और साझा संपत्तियों से निपटने के लिए मुख्य रूप से इन दो अलग-अलग अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही बुनियादी अंतर है। इक्विटी शेयर दृष्टिकोण पूरी तरह से पैसे और निवेश पर फोकस करता है, यानी किसी ऑपरेशन में आर्थिक स्वामित्व के अनुपात में उत्सर्जन तय करना। गणित के हिसाब से देखें तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि बहुत कम कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। इसकी बजाय ज्यादातर कंपनियां नियंत्रण दृष्टिकोण यानी कंट्रोल अप्रोच पर निर्भर करती हैं, जो एक सख्त बाइनरी समावेश है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस बात से जुड़ा है कि किसी फैसिलिटी पर असल पावर किसके पास है। सिर्फ कागजों पर मालिक होने से कोई कंपनी वहां प्रदूषण कम करने के फैसले नहीं ले सकती ना, लेकिन अगर कंट्रोल हाथ में है तो असल बदलाव लाया जा सकता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक साझा कारखाना कुल 1000 टन कार्बन उत्सर्जित करता है और इसमें एक कंपनी की ठीक 40% आर्थिक हिस्सेदारी है। तो इक्विटी शेयर ढांचे के तहत ठीक 400 टन उत्सर्जन रिपोर्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल आनुपातिक है। जितना पैसा लगा है, बस उतनी ही कार्बन की जिम्मेदारी लेनी होगी।
लेकिन दूसरी तरफ है नियंत्रण दृष्टिकोण, जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ये एक सख्त बाइनरी नियम है जहां किसी संपत्ति के उत्सर्जन का या तो 100% रिपोर्ट किया जाता है या फिर सीधे 0%। ये आंशिक हिस्सेदारी को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और इस बात पर फोकस करता है कि फैसले लेने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। इसमें 40 या 50% जैसा कुछ नहीं होता, कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। ये घर के किसी स्विच की तरह है, या तो वो पूरी तरह से ऑन है या फिर पूरी तरह से ऑफ। भाग 3, नियंत्रण के प्रकारों को परिभाषित करना। अब चूंकि नियंत्रण अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, इसलिए इस ढांचे के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपश्रेणियां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। नियंत्रण मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, वित्तीय और परिचालन। वित्तीय नियंत्रण का मतलब है बजट की डोर अपने हाथ में रखना, यानी नीतियों को डायरेक्ट करने और बजट पास करने का पूरा अधिकार होना, जैसे कि नई स्वच्छ तकनीक लगाने के लिए पैसों की मंजूरी देना। वहीं दूसरी तरफ परिचालन नियंत्रण का मतलब है परमिट अपने हाथ में रखना, यानी रोजमर्रा के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और साइट का मैनेजमेंट देखना। ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी बोर्डरूम में बैठकर वित्तीय नियंत्रण रखे, जबकि दूसरी कंपनी ग्राउंड पर रहकर परिचालन नियंत्रण संभाले। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सीमा का चुनाव करना कोई साधारण कागजी काम नहीं है। ये रणनीतिक सीमा विकल्प सार्वजनिक जलवायु दायित्व तय करते हैं। एक गलत बाउंड्री खींचने से कंपनी की लायबिलिटी की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। इसलिए कंपनियों को उस नियंत्रण प्रकार की घोषणा करनी चाहिए जो डीकार्बनाइजेशन लागू करने के उनके वास्तविक अधिकार को दर्शाता हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मूल कंपनी का अपनी एक सब्सिडियरी पर तो पूर्ण परिचालन नियंत्रण हो, लेकिन दूसरी पर बिल्कुल ना हो। ये स्ट्रैटेजिक विकल्प कंपनी की पब्लिक इमेज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भाग 4, कार्बन अकाउंटिंग स्ट्रेस टेस्ट। चलिए अब तक समझे गए इन नियमों को कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज में परख कर देखते हैं। थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड के कॉर्पोरेट आंकड़े सामने आते हैं तो ये नियम कितने पेचीदा हो सकते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। इस स्थिति को ध्यान से देखें। एक 50-50 का संयुक्त उद्यम है जो 1000 टन उत्सर्जन करता है। कंपनी ए बजट संभालती है और कंपनी बी के पास परमिट है और वो ग्राउंड पर काम देखती है। अब जरा सोचिए, कंपनी ए को क्या रिपोर्ट करना चाहिए? एक पल के लिए दिमाग पर जोर डालिए। इसका जवाब क्या हो सकता है? असल में इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने शुरुआत में कौन सी सीमा चुनी है। अगर कंपनी ए ने वित्तीय नियंत्रण को अपनी परिधि चुना है तो बजट संभालने की वजह से वे पूरे 1000 टन की रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने परिचालन नियंत्रण की परिधि चुनी है तो साइट मैनेजमेंट उनके पास न होने के कारण वे 0 टन रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 0। एक ही फैक्ट्री में 50% की हिस्सेदारी है, लेकिन सिर्फ परिभाषा के आधार पर सार्वजनिक कार्बन प्रोफाइल में 1000 टन का बड़ा अंतर आ जाता है ना हैरानी की बात? आइए एक और क्विक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जो ग्रीनहाउस गैस अकाउंटिंग के सबसे बड़े जाल को बेनकाब करेगा। मान लीजिए कंपनी के पास एक बहुत बड़े कारखाने में केवल 20% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी है। कारखाना कुल 500 टन उत्सर्जन करता है, लेकिन वो कंपनी रोजमर्रा के संचालन का 100% प्रबंधन करती है। तो सवाल ये है कि परिचालन नियंत्रण के तहत क्या रिपोर्ट किया जाएगा? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ज्यादातर सहज अनुमान यहीं आकर गलत साबित हो जाते हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि 20% हिस्सेदारी है तो 500 टन का 20% यानी 100 टन रिपोर्ट होना चाहिए। मैथ के हिसाब से ये सही लगता है, लेकिन कंट्रोल बाउंड्री के तहत ये धारणा पूरी तरह से गलत और खतरनाक है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सही उत्तर है 500 टन, यानी उत्सर्जन का पूरा 100%। एक नियंत्रण परिधि के तहत अल्पसंख्यक हिस्सेदारी कभी भी रिपोर्टिंग वॉल्यूम को कम नहीं करते। अगर परिचालन नियंत्रण हाथ में है और रोज के फैसले वही कंपनी ले रही है तो कार्बन का 100% भार उसी को उठाना होगा। शेयर्स चाहे 5% हों या 20%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग 5, ग्रीन वॉशिंग के जाल से बचना। दुनिया भर में जब कंपनियां क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बड़े बड़े वादे करती हैं तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि डेटा के साथ कोई हेराफेरी ना हो। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकाला जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ये कार्यप्रणालियां इस तरह से समराइज की जा सकती हैं। इक्विटी शेयर जो आंशिक या प्रतिशत के आधार पर काम करता है। वित्तीय नियंत्रण जो बजट के आधार पर एक बाइनरी नियम है।
और परिचालन नियंत्रण जो साइट प्रबंधन के आधार पर ये भी एक बाइनरी नियम है। इन सीमाओं को सही से लागू करने पर कार्बन अकाउंटिंग किसी अनुमान का खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक बेहद सॉलिड और विश्वसनीय सिस्टम बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम निष्कर्ष है वो ये है, इक्विटी ये तय करती है कि स्वामित्व किसका है, लेकिन नियंत्रण ये तय करता है कि जिम्मेदार कौन है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया का मूल मंत्र है। जो संस्था असल में बदलाव लाने की पावर रखती है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या विशाल निगम वास्तव में उस रिपोर्टिंग सीमा को चुन रहे हैं जो डिकार्बोनाइज करने की उनकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती है, या फिर वे बस उस सीमा को अपना रहे हैं जो कानूनी रूप से उनके सार्वजनिक फुटप्रिंट को सबसे कम दिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कॉरपोरेट दावों को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।